हेलो नमस्कार साथियों। तो पिछले क्लास में हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन से और देखते हैं रेलवे के एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे किस प्रकार सा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग जानते हैं कि यह बुक जो है सो अंकित सर है और यूट्यूब चैनल का नाम है रोजगार विद अंकित सर। तो उस बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि यह बुक जो बनाया गया है स्पेशलिस्ट रेलवे के लिए बनाया गया है ताकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ सके। तो अधिकतर एग्ज़ाम में कई बार ये होता है कि क्वेश्चन जो आता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अगल बगल से जैसे कि ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। तो चलिए देखते हैं। जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति का व्याख्या करता है? तो हम लोग जानते हैं। अब क्या जानते हैं चलिए समझते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति जो है वह पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। तो यह किस नियम पर यानी कि यह परिस्थिति को क्या कहते हैं? तो न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। न्यूटन का 3 नियम होती है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। और ये भी पूछ सकता है कि जब कोई बस चलना जैसे वो चलते चलते रुक जाती है, यानी कि जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो और वस्तु रुक जाती है तो उसमें बैठे यात्री जो है वह आगे की ओर झुक जाती है। तो यह किस नियम का व्याख्या करता है? तो यह भी न्यूटन के प्रथम नियम का व्याख्या करता है। अब हम लोग 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तो जब कोई मान लीजिए यह नाव चल रहा है और आगे की दिशा में कुछ कूदता है तो यह नाव जो से पीछे की ओर हट जाता है। तो रिएक्शन यानी कि एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होती है? न्यूटन का तीसरे नियम। तो यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन का तीसरे नियम का दर्शाता है, जो कि ऑप्शन किस में को देखने का मिल रहा है? तो ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि यहाँ पे आंसर दिया गया है और आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, तो वैसा बात नहीं। आप लोग को थ्योरी भी बता चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर क्वेश्चन है, बल की परिभाषा को किस नियम के आधार पर व्याख्यायित किया गया है? तो समझिएगा, बल की परिभाषा। तो बल की परिभाषा जो दिया गया है सो न्यूटन की प्रथम नियम में दिया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि बल की परिभाषा जैसे कि कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तब वह स्थिर रहेगा और कोई भी वस्तु यदि वह गतिशील अवस्था में है तब वह गतिशील अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के गतिशील रहना इस प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जड़त्व कहलाती है। जड़त्व कहलाती है, यानी जड़त्व के नियम के कारण, यानी कि न्यूटन गति के प्रथम नियम के कारण तो यह प्रक्रिया जो होती है सो जड़त्व कहलाती है। अब देखते हैं, कोई आदमी जो होता है वह एक ऊंची छलांग लगाने यदि चाहता है तो वह अपना कुछ गति जो से ऊंची छलांग लगाने के लिए कुछ समय तक पहले दौड़ता है ताकि उसका क्या होती है, गति का जड़त्व जो होती है उसे लंबी छलांग लगाने में सहायता करे, इसीलिए वह थोड़ा पहले दौड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर
हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का, ठीक है। समापन रेखा यानी कि समापन रेखा को पार करने के पश्चात भी एक धावक भागना जरूरी क्यों भागना यानी कि दौड़ना जारी क्यों रखता है? तो हम लोग जानते हैं कि गति की जड़ता जो होती है उसे आगे की ओर बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं गति के समीकरण, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, गति का दूसरा समीकरण क्या है? तो गति का समीकरण पूछेगा तो गति का 3 समीकरण है। गति का कितना समीकरण है? 3 समीकरण है, जो कि आप देख सकते हैं। पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। तो हम लोग चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि गति के समीकरण किसने दिया था। तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने एक सरल रेखा में गतिमान वस्तु के संदर्भ में दूरी हो गया, समय हो गया, वेग हो गया एवं त्वरण के पारस्परिक संबंधों के कुछ समीकरणों को माध्यम से दर्शाया। इन समीकरण को ही गति के समीकरण कहते हैं। तो गति का समीकरण को सर्वप्रथम किसने दर्शाया है? तो गैलीलियो ने दर्शाया है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखते हैं गति का समीकरण। तो गति का समीकरण 3 जो होती है वह कौन कौन सी होती है? आप देख सकते हैं v = u + at, s बराबर ut + 1/2 at² और v² = u² + 2a। तो इस टाइप में भी लिख सकते हैं। तो u जो होती है वो होती है प्रारंभिक वेग, v जो होती है वो होती है अंतिम वेग और s जो होता है वह होता है दूरी। s से और ये से डिनोट करते हैं त्वरण से और t से डिनोट करते हैं समय को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि गति का पहला समीकरण जो है वह किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा कि गति का पहला समीकरण जो है वह संबंधित है वेग एवं समय से। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि गति का दूसरा समीकरण जो है वह किससे संबंधित है? तो स्थान एवं समय के बीच जो संबंध दर्शाता है वह गति का दूसरा समीकरण दर्शाता है। गति का तीसरा समीकरण क्या दर्शाता है? तो स्थान एवं वेग के बीच का संबंध जो है वह गति का तीसरा समीकरण दर्शाता है। तो अगला क्लास में हम लोग इसका थ्योरी को कवर करेंगे कि किस प्रकार इक्वेशन निकालते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि गति के दूसरे समीकरण द्वारा किनके बीच संबंध को दर्शाता गया। तो स्थान और वेग जो होती है सो गति के दूसरे समीकरण द्वारा, तो गति के दूसरे समीकरण द्वारा जो है स्थान और समय को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो बी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 94 तक तो कवर कर चुके थे। 95 नंबर का क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं। गति का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गति का निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? दूरी यानी कि डिस्टेंस या विस्थापन किससे डिनोट करते हैं? एस से। एस किस में आ रहा है? आ रहा है जैसे कि, और क्या बोलता है, कौन सा समीकरण एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की, तो पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी जो होती है वो ऑप्शन नंबर ये से सही हो जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो होती है जैसे कि s बराबर ut², तो गति का समीकरण जो है वह दूसरा है। तो ऑप्शन नंबर ये का इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए गति के दूसरे समीकरण का प्रयोग जो होती है सो एक पिंड द्वारा सीधे यात्रा की गई दूरी या विस्थापन को निर्धारित करते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। सरल रेखीय गति में वस्तु चलती है तो कैसे चलती है? अब मान लीजिए सरल रेखीय में चल रहा है तो वह कैसे चलेगा?
तो सरल रेखा में चलेगा तो सीधा चलेगा, तो ऑप्शन जो होगा से ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। मान आप देख सकते हैं कि जब एक वस्तु सीधी रेखा में गति करती है तो तो वह उसका गति जो होगी सो सरल होगी तो ऋजु रेखीय होगी। तो ऑप्शन नंबर उसका ए के साथ सही आंसर हो जाता है। घर्षण बल क्या करती है? तो घर्षण बल यह हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करती है, यानी कि बल की विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, यानी कि बल की दिशा के विपरीत कार्य करती है कौन? घर्षण बल। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि घर्षण बल, तो संपर्क में रखी दो वस्तुओं के बीच कार्यरत बल जो कि गति अवरोधक होता है उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं, यानी कि जो गति को विरोध करता है उसी को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी चल रहा है, ब्रेक मारे तो अचानक तो वो रुका, ठीक है। घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु पर कार्यरत बल की दिशा के विपरीत होती है। जैसे कि घर्षण बल है, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, ठीक है, तो उस वस्तु यानी कि कार उसमें जो बल लगा गया है यानी कि गतिशील है, यदि आप ब्रेक लगाते हैं तो कार की जो उसमें लगा हुआ बल जो है वह यानी कि उसको कम कर देगी, यानी कि रोक देगी, तो वो विपरीत दिशा में कार्य करती है। तो घर्षण कितने प्रकार की होती है? तो घर्षण पूछा जाता है कि घर्षण बल जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। स्थैतिक घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल और लौटनिक घर्षण बल। अब देखते हैं क्या होती है। कारों को ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। तो समझिएगा कि कारों के ब्रेकिंग पैड में यानी कि जो हम लोग कार को ब्रेक वगैरह करते हैं डैश के गुण का उपयोग करते हैं। तो घर्षण का शून्य प्रभाव नहीं, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव नहीं, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव इसलिए क्योंकि हानि नहीं होने देती है। जब हम लोग कारों को ब्रेक मारते हैं तो हम लोग किस लिए मारते हैं? रोकने के लिए, यानी पॉजिटिव सोचे थे तो वो भी पॉजिटिव काम कर रहा है, तो इसलिए गुणों का उपयोग किया जाता है। आप लोग को याद रखने के लिए ट्रिक बता दिए, आप लोग याद रख सकते हैं कि कैसा होगा, सकारात्मक होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग होता है। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से घर्षण बल के कारण रुक जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेक लगने पर कोई गाड़ी रुक जाती है, किसके कारण से? तो घर्षण बल के कारण से। ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना घर्षण के बिना होना संभव नहीं है, यानी किसके कारण वह घटना नहीं हो सकती, यानी घर्षण के बिना नहीं हो सकती? तो कैरम खेलना, दरवाजे की गति, एक गिलास को पकड़ना। तो एक गिलास को पकड़ना यह घर्षण के बिना नहीं हो सकती है। अब क्यों आप समझिए। एक गिलास को पकड़ना घर्षण के बिना होना संभव नहीं है, क्योंकि घर्षण से लाभ जो होता है वह क्या क्या होता है? देखिए, जो मनुष्य जो चलता है वह किसके कारण से चल पाता है? तो घर्षण बल के कारण चल पाता है। इसका ना होने से सड़कों पर पहिए जो होती है वह फिसलने लगती है, और जो सड़कें पर पहिया यानी घर्षण बल यदि नहीं होता तो सड़कें पर यदि पहिया चलता तो क्या होता? फिसलने लगता। अब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहते हैं? तो मान लीजिए वृत्तीय है, ठीक है, इसमें कोई वस्तु मान लीजिए, कोई वस्तु ले लीजिए, कोई वस्तु यदि हम ले लिए तो इस पथ में क्या कर रहा है? काम कर रहा है, घूम रहा है। तो इसका यानी घूमती वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल यानी कि इधर केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अभिकेंद्रीय बल के अभाव में वृत्तीय गति का होना संभव नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्तीय गति का होना
संभव नहीं होगा। किसके कारण से? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण से। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका बदल जाता है। तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक वस्तु का प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? तो इसका वेग की दिशा बदलता है, नहीं तो वेग इसका आंसर जो होगा सो ए के साथ इसका सही आंसर हो जाता है। यदि कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान गति से घूर्णन करती है तो वस्तु की गति जो होती है एक समान वृत्तीय गति से यह समरूप गति कहलाती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर एक समान गति से घूर्णन करती है तो वस्तु का गति जो होती है कैसा होती है? तो एक समान वृत्तीय गति होती है या तो फिर समरूप गति होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होती है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि वेग की दिशा, तो ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस क्या किए थे कि इसका क्या बदलता है? तो वेग बदलता है, वेग की दिशा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इसका सही आंसर हो जाएगा 102 नंबर क्वेश्चन का। अब कैसे हो जाएगा चलिए देखते हैं। जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो वस्तु की दिशा जो होती है वह परावर्तित होती है। डायरी में प्रयोग किए जाने वाला, यानी कि डेयरी में, ठीक है, प्रयोग किए जाने वाला दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि दूध से दही को अलग करने की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग अपकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपकेंद्रीय बल जो होती है वह कहाँ कहाँ लगती है? ठीक है, एक ऐसा छद्म बल अथवा जड़ती बल जो किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर, मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है, तो बल जो से अंदर की ओर लगता है तो अभिकेंद्रीय बल, लेकिन बाहर की ओर लगता है तो अपकेंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल की दिशा जो होती है वह अभी आप केंद्र से बाहर की ओर लगता है तो अपकेंद्रीय बल की दिशा अभिकेंद्रीय बल की विपरीत होती है। ठीक है, बाहर की ओर लगता है तो अपकेंद्रीय बल और अंदर की ओर लगता है तो अभिकेंद्रीय बल। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होती है, तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग जो होती है सो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ऐसा न्यूनतम वेग जिससे से किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंका जाता है तथा वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्रों को पार कर जाती है अथवा फिर पृथ्वी पर नहीं लौटती है तो वह पलायन वेग कहलाती है। तो पलायन वेग जो होती है 11.3 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि इस वेग से किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर फेंकते हैं तो या फिर वापस नहीं लौटती है, उसी को पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान जो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा होता है? ठीक है, मान लीजिए ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार जो होती है वह किस टाइप से होती है? तो फैले हुए वृत्त के टाइप होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार जो होती है वह कैसे होता है? तो फैले हुए वृत्त की जैसा होता है। और ग्रह जो होती है, ग्रह वे आकाशीय पिंड जो किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्र लगाता है। वे आकाशीय पिंड जो तारे की ओर चक्र लगाता है, यानी कि स्टार की ओर जो चक्र लगाता है उसी को हम लोग ग्रह कहते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम कम है और हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं?
वह बिंदु क्या है जहाँ पर एक वस्तु का, कोई भी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करती है, वह बिंदु जो से क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है वह गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहलाता है। वह आकर्षण बल जो दो वस्तुओं के मध्य कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यानी कि दो वस्तुओं के मध्य कार्य करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, और वह केंद्र जहाँ पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करती है वह गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहलाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। गुरुत्व बल, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गुरुत्व बल के फलस्वरूप ही पृथ्वी के सतह से मुक्त रूप से फेंकी हुई वह वस्तु पृथ्वी की सतह पर वापस आके गिरती है। तो कोई वस्तु यदि हम लोग फेंकते हैं ऊपर तो वो फिर नीचे आकर गिरती है, तो किसके कारण से आकर गिरती है, तो ध्यान दीजिएगा कि वो आकर जो गिरती है सो गुरुत्व बल के कारण आकर गिरती है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है कि जी का मान जो होती है वह आर मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, जी का मान, ठीक है, जी का मान आर के मान के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है, जी के मान जो है आर के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होता है, तो जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान जो न्यूनतम प्राप्त जो होता है वह कहाँ पे प्राप्त होता है, वह कहाँ पे प्राप्त होता है। इससे आप लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे आपको सिर्फ फंसाने के लिए पूछा गया है। जी का मान कहाँ पर न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर होता है। ध्यान रखिएगा, भूमध्य रेखा पर जी का मान जो होती है वह न्यूनतम होती है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा डिटेल में करते हैं। यदि किसी वस्तु को ऊपर से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व बल के फलस्वरूप पृथ्वी की ओर गिरने लगती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, अभी डिस्कस किए थे कि यदि कोई वस्तु को फेंकते हैं फिर वापस आ जाता है, गुरुत्व बल के कारण नीचे गिर जाता है। यह वस्तु जैसे जैसे पृथ्वी की सतह के समीप आती है वैसे वैसे वस्तु का वेग बढ़ने लगता है। इस वेग में उत्पन्न इस त्वरण को ही गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वस्तु पृथ्वी के समीप में आता है वैसे वैसे वस्तु का वेग जो होती है वो बढ़ने लगती है। तो इस वेग में उत्पन्न जो त्वरण होती है उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण के एसआई मात्रक जो होती है क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जो होती है किसी वस्तु के रूप, आकार तथा द्रव्यमान आदि कारकों पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु के रूप, आकार तथा द्रव्यमान पर आदि कारकों पर निर्भर करती है कि नहीं, तो निर्भर नहीं करती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है पृथ्वी के द्रव्यमान, जैसे कि पृथ्वी की त्रिज्या तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक स्थिरांक पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछेगा गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Gm/r²। तो किस पर निर्भर करता है, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, और m हो गया मास यानी द्रव्यमान, और r हो गया त्रिज्या। तो गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करती है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, ये फॉर्मूला पर निर्भर करती है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है सो न्यूनतम होता है। क्वेश्चन पूछता है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, तो पूछेगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम कहाँ पे होती है, तो भूमध्य रेखा पर होती है, और अधिकतम कहाँ पे होती है, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। अब देखते हैं जी की इकाई, जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण की इकाई के समान, अर्थात क्या है, तो अभी क्या किए थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि इसको ऊपर लिखेंगे तो या 2 जो से माइनस में चल जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, हाँ, गुरुत्वीय क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसीलिए छोड़ना नहीं है, इस टॉपिक को एकदम नहीं छोड़ना है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है, ठीक है, इसका यूनिट भी पूछ सकता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। अभी हम लोग गुरुत्वीय त्वरण पढ़ें
कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है वो भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है, ध्रुव पर अधिक होती है। और अभी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वीय त्वरण को मान जो होती है वह पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो होती तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आप लोग को इसे ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अभी जैसे कि हम लोग बात किए थे, डिस्कस किए थे थ्योरी कि गुरुत्वीय त्वरण, इसका फॉर्मूला जो से अभी हम लोग क्या डिस्कस किए थे, G/m² कि गुरुत्वीय त्वरण जो है वह किस पर निर्भर नहीं करती है, तो पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करती है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक पर निर्भर करती है, गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। यानी गिरने वाला वस्तु के द्रव्यमान जो होती है उस पर निर्भर नहीं करती है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, क्योंकि गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान जो होता है सो स्मॉल m होता है और पृथ्वी के द्रव्यमान जो होता है सो कैपिटल M होता है। अब हम लोग जैसे कि हम लोग डिस्कस पहले भी कर चुके थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, सारे क्वेश्चन को ऐसा कवर करना है, ऐसा कवर करना है कि क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, कहीं से भी पूछे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण। अब हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वीय जो ये जी के कारण त्वरण जो होती है वह किससे होती है, तो इसका त्वरण यानी कि इसका फॉर्मूला जो होती है गुरुत्वीय के कारण त्वरण जो होती है सो G/M² होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देख सकते हैं किस टाइप से फॉर्मूला भी पूछा जा रहा है। पृथ्वी की द्रव्यमान को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को डिनोट करते हैं कैपिटल G से, पृथ्वी की त्रिज्या को डिनोट करते हैं कैपिटल R से, और वस्तु की द्रव्यमान को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं न्यूटन गति के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम छोड़िए हटाइए, अभी हम लोग द्वितीय नियम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है, तो हम लोग बात पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी वस्तु का भार जो सर्वाधिक होगा वह कहाँ पे होगा, ध्रुवों पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है वह ध्रुवों पर अधिक होती है, और जिसके कारण किसी भी वस्तु का भार जो होती है भार भी ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है ध्रुव पर अधिक होती है, इसलिए किसी भी वस्तु का भार जो होती है वह ध्रुव पर अधिक होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला बात करते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो शून्य होता है वह कहाँ पे होता है, तो अभी हम लोग क्या बात किए थे कि पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए मोस्ट टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, सबसे अच्छे टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। बच्चा भी जानता है और अब सीख गया। पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की सतह से यदि हम ऊपर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होती है वह घटता है। क्या होती है? घटता है। लेकिन पृथ्वी की सतह के नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान
गुरुत्वीय त्वरण, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप से कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो घटता है, एवं पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होती है, तो घटता है। यानी कि दोनों तरफ घटता ही, यानी कि पृथ्वी की सतह से नीचे आएंगे तो भी घटे, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, और पृथ्वी की सतह से नीचे आएंगे तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होगी वह घटेगा। अब देखते हैं किसी पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार यह क्वेश्चन जो से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो होती है चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होती है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो होती है सो चंद्रमा पर इसका भार का कितना गुना होती है, तो 6 होती है। अब कैसे होती है इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल में समझेंगे कि पृथ्वी पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो होती है वो भार जो होती है चंद्रमा पर कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसकी भार का कितना गुना होता है, तो 6 गुना होता है। ध्यान रखिएगा, इसके लिए हम लोग थोड़ा फॉर्मूला समझेंगे। देखिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो होती है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसका भार का 6 गुना होता है। मान लीजिए यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 1/6 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा पर 6 गुना होती है, तो वहाँ पे एक आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रा क्या होती है। तो हम लोग न्यूटन मीटर पहले भी डिस्कस किए थे कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कैसे निकालते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को किससे संबंधित करते हैं, G से, ठीक है। और सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है सो 6.7 × 10⁻⁻11 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसका जैसे मात्रक जो है वह भी पूछा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर, यह भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो आइजैक न्यूटन जो था वह गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादन किया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, ठीक है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वह क्या है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने खोज किया था। तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ चुके हैं एक अच्छे टॉपिक की ओर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सापेक्षिक का सिद्धांत किसने दिया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने किया था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इस प्रकार से कुछ योगदान वाला क्वेश्चन होता है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। अब हम लोग चलिए डिस्कस कर लेते हैं। आइजैक न्यूटन, गति का नियम किसने दिया था। तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। तो केपलर ने, यानी कि जोहान्स केपलर ने दिया था। गति के समीकरण किसने दिया था। तो गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया है। तो गैलीलियो ने दिया है। अब हम लोग बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियतांक मान क्या होती है। देखिए क्वेश्चन पूछ चुका है और यही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे। 6.6734 यानी कि 6.673034 × 10⁻⁻11 यहाँ क्या किया गया है, इसका फॉर्मूला भी दे दिया गया है। इतना हम लोग जानते हैं कि इसका मान इतना होता है 6.6734 × 10⁻⁻11। अब इसका फॉर्मूला क्या था। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला था।
तो ऑप्शन नंबर किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब देखते हैं हम किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तो जब किसी भी वस्तु पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक प्रकार का बल जो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर आरोपित होता है भार कहलाता है। ठीक है, भार जो होती है गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित होती है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का इस सार्वभौमिक नियम जो होती है वह किस पर लागू होती है? तो हम लोग जानते हैं कि वस्तुओं को किसी भी उगम पर वह लागू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि वह आकर्षण बल जो दो वस्तुओं के मध्य कार्य करता है गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहा जाता है? तो वह आकर्षण बल जो दो वस्तुओं के मध्य कार्य करता है उसी को तो गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक जो होती है वह किसी भी उगम पर लागू हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकाय के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। हे भगवान, अभी हम क्या बोलें कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो होती है वस्तुओं को किसी भी उगम पर लागू होती है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करती है। तो ध्यान दीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का भी हम लोग फॉर्मूला यानी कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक का हम लोग फॉर्मूला देखे थे ना पीछे, तो उसके अनुसार हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या था देखते हैं यहाँ पे। उनके द्रव्यमान के ओग पर निर्भर करेगा। ठीक है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर भी निर्भर करेगा, उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करेगा। लेकिन हो यहाँ क्या पूछ रहा है देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, डैश पर निर्भर नहीं करता है। यही तो क्वेश्चन फंसाता है, नहीं करता है। आप लोग देखेंगे कि करता है, नहीं छूट गया। तो उनके द्रव्यमान के ओग पर निर्भर नहीं करता है, बाकी द्रव्यमान के गुणनफल निर्भर करता है, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण के स्थिरांक पर निर्भर करता है। आप लोग फार्मूला में भी पीछे समझ गए होंगे, जो कि फार्मूला भी डिस्कस किए थे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि दो कणों की बीच की दूरी बढ़ जाती है, मान लीजिए एक कण ये है, एक कण ये है, दो कणों की बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगी ना, जब दूरी का गैप ज़्यादा हो जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होगी। तो वही पूछ रहा है कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव होता है? तो कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। अब हम लोग देखिए, अब हम लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं कि आकार है, ठीक है, मान लीजिए ये व्यक्ति है, पेटू व्यक्ति है। अब बोल रहा है कि आकार में बदलाव के कारण अब मोटा हो गया। ठीक है, बदलाव के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, मांसपेशीय ऊर्जा कहते हैं। तो शरीर में बदलाव हुआ है, किस में हुआ है? शरीर में बदलाव हुआ है। तो बोल रहा है कि क्या कहते हैं? तो आंतरिक ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। तो आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हम लोग प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहा जाता है। अन्य शब्दों में बोल सकते हैं प्रत्यास्थ बल के फलस्वरूप एक वस्तु में निहित ऊर्जा को प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहलाती है।
प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार की आंतरिक ऊर्जा है। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को और किस प्रकार की ऊर्जा के नाम से जानते हैं? तो इसे आंतरिक ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं, जो किसी पदार्थ के आयतन अथवा आकार को, आयतन हो गया, आकार को विकृत करता है, विकृत मतलब फैलाने का कार्य करता है, उसके अंदर संग्रहित हो जाता है। अब बात करते हैं मिट्टी का तेल, लालटेन। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि ऊपर फीते के माध्यम से ऊपर चढ़ना, जैसे कि पानी की चढ़ना, तेल की चढ़ना फीते के माध्यम से, तो किसके कारण से होता है? केशिकत के कारण से होता है। हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि केश नली में किसी भी द्रव के ऊपर चढ़ने अथवा नीचे उतरने की प्रक्रिया को केशकत कहते हैं। यानी कि केश नली में किसी भी द्रव को ऊपर चढ़ता है, किसी भी द्रव नीचे आता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग केशिकत कहते हैं। जैसे कि मिट्टी के तेल के लालटेन में ऊपर चढ़ना, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं बर्नौली का परिमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बर्नौली का परिमेय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बर्नौली परिमेय से क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्नौली परिमेय जो से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है। किस किस टाइप से पूछा जाता है, चलिए बात करते हैं। अगला आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि कोई असंपीड़ित और आसान द्रव जैसे गैस जब एक जगह से दूसरी जगह धारारेखीय प्रभाव में प्रवाहित होता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके प्रति एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा, जैसे कि दाब हो गया, ऊर्जा हो गया, गतिज हो गया, ये सब होता है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जितना भी सिद्धांत पूछा गया है और वहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बर्नौली परिमेय जो होती है किसके सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल, ठीक है, ऊपर की लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। अभी क्या पढ़ें कि द्रव में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से डूबे हुए किसी पिंड पर, मान लीजिए ये वाटर है और इसमें कोई वस्तु डूबा है, यानी कि डूबे हुए पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला, यानी कि ऊपर की ओर लगने वाला तो ऊपर की ओर ये पानी में वस्तु है ऊपर में, यानी कि ऊपर की जैसे कि डूबा नहीं है तो ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यानी कि द्रव के भार के बराबर होता है। तो द्रव के भार के बराबर होता है तो क्या होगा? यानी कि द्रव के भार से यदि कम रहेगा तो छपिल जाएगा, और द्रव के भार में यानी द्रव से ज़्यादा रहेगा तो वह डूब जाएगा। और वो बोल रहा है कि द्रव के भार के बराबर हो। तो यह कथन किसने दिया था? तो आर्किमिडीज दिया था। यानी कि तैरने वाला, जितना भी तैरने वाला सिद्धांत होता है वह किसने दिया है? तो आर्किमिडीज दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि किसी ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोते हैं तो डुबोई ठोस वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। ठोस वस्तु के भार में यह कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है। अब उत्प्लावन बल को हम लोग कहते हैं उत्क्षेप बल। ठीक है, तो ठोस जो होती है वस्तु के भार में आभासी कमी विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है।